तो कहानी की शुरुआत होती है आर्कटिक ओशियन को दिखाते हुए, जहां जूलिया और ऑस्कर पानी में सोनार डिवाइस इंस्टॉल कर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि तभी ऑस्कर के पास एक इमरजेंसी कॉल आता है जिसमें उसे तूफान के आने की चेतावनी दी जाती है और जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलने के लिए कहा जाता है। इधर दूसरी तरफ हम एक रूसी सबमरीन को देखते हैं जो दूर से आने वाली हाई इंटेंसिटी नॉइज को डिटेक्ट कर रही थी कि तभी उन्हें समुद्र का लेवल धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखाई देता है, जिसे देख टीम काफी हैरान रह जाती है। वहीं जूलिया के स्कैनर्स भी अब गलत रीडिंग बताने लगते हैं और कैंप के आसपास की बर्फ टूटना शुरू हो जाती है। यह देख ऑस्कर जूलिया के पास आकर उसे जल्दी से यहाँ से चलने के लिए कहता है क्योंकि उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा था। लेकिन जूलिया जाने से पहले अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करना चाहती थी। बिगड़ते मौसम को देख वो ऑस्कर की बात मानकर उसकी स्नोमोव्हील पर बैठ जाती है और दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं। पर बर्फ का टूटना उनकी सोच से भी ज्यादा तेज था। इधर सबमरीन में अब टीम को पता चलता है कि जो आवाजें उन्हें सुनाई दे रही थीं, वह असल में समुद्र की लहरों की नहीं बल्कि किसी बायोलॉजिकल चीज की है, यानी समुद्र में कोई जिंदा जीव मौजूद है। इससे पहले की टीम कुछ और समझ पाती, अचानक एक विशाल क्रचर उनकी सबमरीन से टकरा जाता है और सारे इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। टीम को ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी सबमरीन को क्रचर ने पकड़ लिया है और वह उसे बेहद तेजी के साथ नीचे खींच रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम जूलिया और ऑस्कर को देखते हैं जो किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनके पीछे की बर्फ लगातार टूटती जा रही थी कि तभी ऑस्कर की नजर सामने से उठ रहे बर्फ के तूफान पर पड़ती है जो बहुत ही भयानक था। ऑस्कर काफी घबरा जाता है और इसी घबराहट में बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसकी स्नोमोबल बर्फ की चट्टान से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है और उन दोनों को जब तक होश आता है तब तक उनका कैंप भी तूफान की चपेट में आकर तबाह हो चुका होता है। उधर पानी के नीचे लगातार सबमरीन पर हमले हो रहे थे और यह हमले करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही विशाल क्रिएचर था जिसे रोकने के लिए टीम अब उस पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। तब रोशनी में उन्हें क्रिएचर के कुछ विशालकाय टेंटिकल दिखाई देते हैं। इससे पहले कि टीम उन टेंटिकल्स के बारे में कुछ और जान पाती, क्रिएचर दोबारा सबमरीन पर हमला कर उसे तबाह कर देता है। लेकिन डूबने से ठीक पहले कैप्टन लास्ट मोमेंट पर टीम को इमरजेंसी सिग्नल छोड़ने का आर्डर देता है ताकि सिग्नल मिलने पर उनकी नौसेना उन्हें जल्द ही बचाने के लिए आ जाए। अगले दिन ही रशियन मरीन हेडक्वार्टर को वो सिग्नल मिल जाता है जिसके जरिए उन्हें अपनी सबमरीन के गायब होने के बारे में पता चलता है। यह खबर सुनते ही ऑफिसर्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उस सबमरीन में बहुत ही पावरफुल हथियार थे। इसलिए अब ऑफिसर्स एक रेस्क्यू टीम को इन हथियारों को वापस लाने का आर्डर देते हैं और इस टीम का लीडर बनाते हैं विक्टर को, जो असल में गायब हुई सबमरीन के कैप्टन का भाई था। इसलिए जब विक्टर की मां को पता चलता है कि वह हथियार को वापस लाने के लिए मिशन पर जा रहा है तो वह पहले तो काफी परेशान होती है, लेकिन फिर विक्टर को गुड लक के तौर पर उसके पिता की घड़ी देती है जो अब इस दुनिया में नहीं थे। विक्टर उस घड़ी को लेकर मिशन पर जाने के लिए घर से निकल जाता है जहां उसकी मुलाकात उसके पिता के पुराने दोस्त एडमिरल ओलोशांस्की से होती है जो थोड़े गुस्सैल व्यवहार के थे और उन्हें भी हेडक्वार्टर की तरफ से इस मिशन का हिस्सा बनाया गया था। अब विक्टर जैसे ही सबमरीन में एंटर करता है तो यहाँ क्रू के कई मेंबर्स उससे शिकायत करते हुए कहते हैं कि ऐसा भी क्या हो गया जिसके चलते उन्हें छुट्टियां खत्म होने से पहले ही बुला लिया गया। यह सुन विक्टर अभी उन्हें कुछ नहीं बताता। इसके बाद हम जूलिया और ऑस्कर को देखते हैं जो उस बर्फीले तूफान में इधर उधर भटक रहे थे और अब उनकी हिम्मत भी पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि इनके पास न तो खाने के लिए कुछ सामान था और न ही रहने के लिए कोई जगह थी। इसके अलावा सैटेलाइट फोन में भी सिग्नल नहीं आ रहे थे, पर जूलिया किसी भी हाल में बस यहाँ से निकलना चाहती थी। इसलिए वह सिग्नल ढूंढते ढूंढते एक गहरी खाई के पास पहुंच जाती है और उसमें बस गिरने ही वाली होती है कि तभी ऑस्कर यहाँ आकर उसे बचा लेता है और जूलिया जब फोन चेक करती है तो उसमें अब सिग्नल आ चुके होते हैं। ये देख जूलिया जल्दी से एक ऑनेल रिग कंपनी से कांटेक्ट करती है, लेकिन तूफान का शोर इतना ज्यादा था कि कंपनी के मेंबर को जूलिया की एक भी बात समझ नहीं आती और कुछ ही सेकंड्स बाद सिग्नल गायब होने की वजह से कॉल कट हो जाता है। जूलिया और ऑस्कर की हिम्मत अब लगभग खत्म हो चुकी थी, पर फिर भी ऑस्कर बचने की एक आखिरी उम्मीद के साथ फ्लेयर गन चलाता है कि तभी जूलिया की नजर सामने बर्फ की सतह पर पड़ती है जहां एक लाल रंग की रोशनी चमक रही थी। लेकिन वो क्या है, ये जानने के लिए दोनों इस रोशनी की तरफ भागते हैं और जब पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि यह वही इमरजेंसी सिग्नल है जिसे गायब हुई सबमरीन के कैप्टन ने रिलीज करवाया था और इन दोनों को यह बात अच्छी तरह पता
पता थी कि इस सिग्नल को ढूंढते हुए रशियन सेना यहाँ जरूर आएगी, इसलिए जूलिया ऑस्कर से यहीं रुकने के लिए कहती है। इधर विक्टर की सबमरीन कई घंटों का सफर तय करने के बाद अब उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां विक्टर के भाई की सबमरीन गायब हुई थी। इसके अलावा उन्हें इमरजेंसी सिग्नल की भी लोकेशन पता चल चुकी थी, इसलिए विक्टर अपनी टीम को इसी जगह पर चलने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद विक्टर को कोई सबमरीन तो नहीं मिलती, पर 2 थके हारे जियोलॉजिस्ट्स मिल जाते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इसलिए विक्टर इन्हें जल्दी से अपनी सबमरीन में ले जाता है। हालांकि ऐसा करने के पीछे उसका एक मकसद छुपा हुआ था। दरअसल वह जूलिया और ऑस्कर के जरिए यह जानना चाहता था कि आखिर उसके भाई की सबमरीन के साथ हुआ क्या था, और यही बात जब वह जूलिया से पूछता है तो उसके पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। वो विक्टर से कहती है कि मुझे शुरुआत में ऐसा लगा था कि यह सब हमारे सोनार डिवाइस के विस्फोट की वजह से हुआ है, जिसके चलते समुद्री भूकंप ने दस्तक दी। लेकिन जब मैंने अपने इक्विपमेंट्स चेक किए तो उस दिन किसी भी डिवाइस ने भूकंप को रिकॉर्ड ही नहीं किया था। यह देख जूलिया को यकीन हो गया कि इतनी भयानक हलचल भूकंप पैदा नहीं कर सकता है, बल्कि यह काम किसी समुद्री क्रिएचर का है। यह सुनते ही विक्टर को पिछले दिन हुई एक रहस्यमयी घटना याद आ जाती है। दरअसल जब यह लोग आर्कटिक सर्कल में दाखिल होने वाले थे, तभी इनके राडार ने एक अजीब सिग्नल पकड़ा जो असल में व्हेल मछलियों का झुंड था, और यह झुंड बार बार उनकी सबमरीन से टकरा रहा था, जैसे जानबूझकर विक्टर को आगे बढ़ने से रोकना चाह रहा हो। पर एडमिरल ओलाशंस्की इन्हें दूर भगाने के लिए लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल रिलीज करने का ऑर्डर देता है। हालांकि विक्टर ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इससे व्हेल मछलियों को नुकसान हो सकता था, पर एडमिरल ओलाशंस्की उसकी एक नहीं सुनता। लो फ्रीक्वेंसी के ऑन होते ही सभी मछलियां दूर भाग जाती हैं, लेकिन फिर दोबारा वापस आ जाती हैं। यह देख टीम मेंबर्स हैरान रह जाते हैं कि तभी उन्हें समुद्र की गहराई से एक और अजीब सिग्नल मिलता है और व्हेल मछलियां भी एक एक कर दूर होना शुरू हो जाती हैं।